मार्केट में कई सारी एग्जॉटिक चीज़ें आती है। क्रिप्टो की एक वेव थी, उसके पहले रियल इस्टेट फंड्स काफ़ी चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द बिग फाइनेंशियल फोक्स वो अपना बहुत ही सिंपल रखते हैं, आइदर वो इक्विटी फंड्स में डालेंगे या डेट फंड में डालेंगे या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा बहुत डालेंगे, कुछ ज़्यादा एग्जॉटिक नहीं करेंगे। हमने एक ऐसे फैमिली को प्रोफाइल किया था, एक तो दादी थी, फिर उनके बेटे थे और उनके पोते थे। तो ट्रेडिशनली अगर सोचे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे कम इक्विटी दादी का होगा, लेकिन एक्चुअल में उनका ही सबसे ज़्यादा था। एजेंट को आपको बताना चाहिए कि उनका कमीशन क्या है। आज के ज़माने में म्यूचुअल फंड का कमीशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। एक एक्सपेंस रेशो नाम की चीज़ होती है जिसमें सारे कमीशन आ जाते हैं और वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे होता है, जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है उसके वेबसाइट पे होता है। Hi Neil, हाय very warm welcome to Bold Teller's podcast series. Extremely thrilled to have थैंक यू सो you मच। on the show with the kind of knowledge that you've had over the last थैंक यू। many years in this industry as a content writer, as the head of the personal finance section at Mint. Your infographics have been extremely loved and has helped many a person avoid a lot of investment mistakes. Me and Bold Teller being a registered investment advisor ourselves, I think are really happy that someone like you is there on our show. It's my And pleasure to be I'm here. sure that our listeners and viewers will have a lot of insight from this. Let's start with your own academic journey. Like you were into law and then from there you moved into doing a bachelor's in economics and then a diploma in investments. What is that struck you which made you turn your switch paths from law into investments and finance and economics? या सो बेसिकली इन माई फाइनल ईयर ऑफ लॉ मेरे दिमाग में काइंड ऑफ कीड़ा आ गया कि लॉ ने मुझे सिखाया कि इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉज कैसे फ्रेम होते हैं, इंटरप्रेट कैसे होते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि लोग जो बिहेव करते हैं वो क्यों बिहेव करते हैं, मतलब उनके पीछे क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है। And वो कीड़ा, I just could not get go of it. So I ended up switching fields after completing a law degree, which is in hindsight the wrong time, and I don't want anybody else to follow the path that I followed. मतलब आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स सीखो, आप फाइनेंस सीखो, लेकिन वो पहले सीखो, 5 साल बाद आपको ये बुद्धि नहीं आनी चाहिए। बट जैसे भी वो बेटर लेट देन नेवर, मुझे वो उस टाइम मैंने स्विच किया एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज इकोनॉमिक्स टेल्स यू अ लॉट ऑफ हाउ, एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ हाउ सोसाइटी चेंजेस हाउ पीपल बिहेव, एंड फ्रॉम देयर फाइनेंस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. You go from solving complex derivatives to actually talking about products that people invest in their daily lives. Thank you. I think that's very interesting that psychology and investing, and of course, investing is an emotional game rather than a scientific game. So, Anil, now you guys have been involved with being beautiful infographics that come out every week. In fact, not even every week. At times, it's every day, depending, and it's highly topical in nature. So, I wanted to understand, how do you go about these? What was the initial thought behind creating these infographics? You would have received a lot of bouquets and brickbats for this, so maybe some happy incidents which touched your heart where people got helped, and maybe not so happy ones where people like you got brickbats for that. So love to hear that. राइट. तो मैं आपकी इसकी ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ. बेसिकली जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल 2020 में, तब हमें ये आइडिया आई कि वी शुड आस्क द पीपल हु मैनेज अदर पीपल्स मनी कि वो खुद के पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं. एंड वी थॉट कि वो जो सारा इंटरव्यू होगा वो एक ग्लांस में किसी को पढ़ना अवेलेबल करना चाहिए, तो इसलिए हमने वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है हमारा वो हमने सेट किया. एंड उसके बाद ये पता चला कि लोग वही पढ़ रहे हैं, मतलब वो बाकी इंटरव्यू जो है टेक्स्ट में वो नहीं पढ़ रहे, दे आर रीडिंग द इन्फोग्राफिक एंड शेयरिंग द इन्फोग्राफिक. और उसके कई रीजंस है. सोशल मीडिया में लोगों के पास अटेंशन नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो एक इमेज, इंग्लिश में एक सेइंग है दैट एन इमेज कैन से व्हाट 1,000 वर्ड्स कैन नॉट, तो वो लोग देखते हैं. तो हमने ये 2020 में बस एक महीने के लिए की, अप्रैल में. फिर 21 में वापस जाके उन लोगों से एंड कई और नए लोगों से पूछा, और ये हमने लगभग 1-2 महीने के लिए वापस वो सीरीज़ रिपीट की. फिर 22 में थर्ड टाइम हम उनके पास वापस गए. उस टाइम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इतना इंटरेस्ट है लोगों में कि लोग
ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट वी डिसाइडेड कि बस एक महीना करने में कोई पॉइंट नहीं है, हम ईयर राउंड करते हैं। तो फ्रॉम अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स इट हैज़ बीन अ ईयर राउंड फिनोमिना कि हर हफ्ते हम किसी से पूछते हैं, फंड मैनेजर या फिर वेल्थ मैनेजर या फिर समबडी प्रोमिनेंट इन फाइनेंस, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स जैसे नितिन कामत साहब, कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। सो वी डू दैट रफली वंस अ वीक और वंस इन 2 वीक्स ऑल अराउंड द ईयर। तो इसमें आपको लाइक आपके व्यू में व्हाट इज द थिंग दैट यू सॉ कॉमनली best practices amongst these large investors and some of the best practices of avoiding things in these investors, like some things might have been common across all these people. तो एक बेस्ट प्रैक्टिस में कह सकता हूँ दैट मोस्ट पीपल हैव अ वेरी हाई एलोकेशन टू इक्विटी एंड दैट अलाउज देयर वेल्थ टू कंपाउंड ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये थोड़ा सा फंक्शन उनके पोजीशन इन लाइफ पे भी है, उनके सक्सेस पे भी है, क्योंकि उनका पे पैकेट इतना ज़्यादा होता है कि दे कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड अलाउ इट टू ग्रो। कई लोग जो जिनका फाइनेंसेस हैंड टू माउथ होता है वो उतना सेव ही नहीं कर पाते, और जो सेव कर पाते हैं उनको वो फिक्स्ड इनकम में ही डालना है, बिकॉज पता नहीं कब कौन सी इमरजेंसी आएगी। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा भी ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको ये बिल्कुल सीक्रेट इस्तेमाल करना चाहिए एंड यू शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। दूसरी चीज़ है कि दे डोंट डू टू मैनी इम्पल्सिव थिंग्स। मतलब इन मार्केट में कई सारी एग्जॉटिक चीज़ें आती है, क्रिप्टो की एक वेव थी, उसके पहले रियल इस्टेट फंड्स काफ़ी चल रहे थे आजकल, और ऐसी कुछ नई चीज़ें हैं जैसे लीज रेंटल्स या फिर फ्रैक्शनल रियल इस्टेट। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिग फाइनेंशियल फोक्स वो अपना बहुत ही सिंपल रखते हैं, आइदर वो इक्विटी फंड्स में डालेंगे या डेट फंड में डालेंगे या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा बहुत डालेंगे, कुछ ज़्यादा एग्जॉटिक नहीं करेंगे। सो नील, इसमें जो आपने बोला इक्विटी में ज़्यादा रहता है, इसका कुछ क्वान्टिफाई कर सकते हो आप कि ज़्यादातर लाइक व्हाट इज़ द परसेंटेज जो आपने देखा है? तो अनफॉर्चुनेटली हमने एक एग्रीगेट नहीं निकाला है सबका बना के, और ये बहुत मुश्किल भी है क्योंकि कुछ लोग बैलेंस पोर्टफोलियो पसंद करते हैं, तो उनका इक्विटी होगा, मतलब 50-60% तो होगा ही, लेकिन दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल हमने आशीष सोमैया से बात की थी जो अभी CEO ऑफ वाइट ओक कैपिटल है। तो उनका जो इक्विटी परसेंटेज था वो एक ज़माने में ऑलमोस्ट 100% टच हुआ था, 97% के आसपास था। फिर जब पैंडेमिक आया तब उन्होंने कुछ हद तक कमर्शियल रियल इस्टेट में वो स्विच किया। उस टाइम एकदम रियल इस्टेट के प्राइसेस गिरे थे, तो उन्होंने एक टैक्टिकल मूव किया इनटू कमर्शियल रियल इस्टेट। तो उनकी फिलॉसफी काफ़ी अलग है फ्रॉम समबडी लाइक सौम्या राजन हु हेड्स वाटरफील्ड एडवाइजर्स, एक इंडिया की बहुत बड़ी फैमिली ऑफिस कंपनी जो है, उनका बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो है। तो एवरेज नहीं है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि डेफिनेटली मोर देन द कॉमन मैन, मोर देन द एवरेज हाउस होल्ड इज इन इक्विटी। नील, बाकी आपने बताया कि ये सब लोग एग्जॉटिक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज लाइक मैंने भी मेरे लास्ट कंपनी में विच वॉज ILP और वी यूज्ड टू कंसोलिडेट फॉर लार्ज फैमिली एंड दैट गॉट सोल्ड ऑफ टू IIFL Wealth। तो मैंने भी देखा है कि लार्ज, अनलाइक जो पॉपुलर बिलीफ है कि लार्ज इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्लोली दैट माइंडसेट इज चेंजिंग, पीपल आर स्टिकिंग टू सिंपलर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ विवेक। क्या होता है कि मीडिया में जब बड़ा नाम आता है ना, तब वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ऐसी न्यूज़ आ गई दैट मिस्टर रतन टाटा इज इन्वेस्टेड इन XYZ स्टार्टअप। वो वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि उनका लेट्स से, मुझे पता नहीं उनका पोर्टफोलियो क्या है, पर लेट्स से उनका जो 80% पोर्टफोलियो है वो लिस्टेड इक्विटी में है, या फिर उनका कुछ हद तक डेट में है। वो बस वो उसका जो 1% है या 0.1% है जो उस स्टार्टअप में, वही पब्लिसाइज होगा। तो हम जो करते हैं वो वी डू 360 डिग्री रिपोर्टिंग कि उनका टोटल पोर्टफोलियो कहाँ पे है। नहीं, राइट, ये आपने बहुत सही बोला, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लार्जर इन्वेस्टर्स बहुत छोटे अमाउंट डालते हैं इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में। इनफैक्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर शार्क टैंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बट पीपल डोंट रियलाइज कि ये बड़े लोग, इनके पास 1000 करोड़ या 100 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट होता है, दे डोंट पुट मोर देन 50 lakhs टू अ करोड़। बट क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट नेम, दैट थिंग कम्स आउट टू बी लार्जर देन लाइफ। तो बिल्कुल यार, इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे स्टार्स को इंटरव्यू किया हुआ है, एंड
पूछा है उनको कि आपका पोर्टफोलियो ये शार्क टैंक कंपनीज में कितना है, तो in most cases the vast majority of their portfolio is in their own company. जो जिस कंपनी ने उनको शार्क्स बना दिया, मल्टी मिलियनर बना दिया, उसी कंपनी में उनका अभी तक मेजॉरिटी नेटवर्थ है. बहुत ही छोटा परसेंट होता है इन दिस अदर स्मॉल स्टार्टअप्स. राइट. नो थैंक यू, आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल. बाकी आप बताइए कि आप में लाइक जो आप काम कर रहे हो, इट्स अ वेरी नोबल थिंग दैट यू डूइंग, बिकॉज बाकी कोई भी मीडिया हाउस या कहीं पर भी अभी तक मैंने नहीं देखा है कि इतने पर्सनल फाइनेंस पे इतने डिटेल में वो देते हैं. तो आपको सम इंसिडेंट्स व्हिच हैव टच्ड योर हार्ट, लाइक व्हेन यू फेल्ट दैट व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली फॉर अ कॉज, इफ यू कैन हेल्प मी. एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी. यूजुअली नहीं, हम कभी कभी फैमिलीज को प्रोफाइल करते हैं कि किस तरह से वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर रहे हैं. एंड यूजुअली दिमाग में ऐसा रहता है कि जैसे जैसे आदमी ओल्डर हो जाता है, अपने करियर लाइफ में आगे निकल जाता है, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है, तब वो अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर देता है, उस अपनी रिस्क कम कर देता है. लेकिन हमने एक ऐसे फैमिली को प्रोफाइल किया था, तीन जन थे उसमें. एक तो दादी थी, फिर उनके बेटे थे और उनके पोते थे. तो ट्रेडिशनली अगर सोचे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे कम इक्विटी दादी का होगा, लेकिन एक्चुअल में उनका ही सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उनके दिमाग में अपने बेटे के लिए कुछ इनहेरिटेंस छोड़ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था. एंड उनकी लाइफस्टाइल एकदम सिंपल सी हो गई थी. मतलब उनके इतने ज़्यादा खर्चे ही थे नहीं कि उनको रेगुलर एफडी इंटरेस्ट बहुत सारा चाहिए या फिर डेट म्यूचुअल फंड से बहुत सारा चाहिए. वो अफोर्ड कर सकती थी कि वो इक्विटी में रखे फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड किसी दिन वो अपने बेटे के लिए वो काम आएगा. तो ऐसे ऐसे इंसाइट्स हमें मिले जो आर क्वाइट सरप्राइजिंग. ओके, वेरी नाइस, दिस इज वेरी हेल्पफुल. क्योंकि लोग जो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बुक्स होते हैं उसमें ये दिखाते हैं कि आप अपने 100 से आपका एज माइनस करके उतना इक्विटी में डालो, बट हमने भी ये देखा है कि इक्विटी का उसका कोई रिलेशन है नहीं वैसे. और जैसे हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं गोल टेलर में, हम यही बोलते हैं कि 5 साल के नीचे वाले गोल्स को आप इक्विटी में मत डालो, उसके ऊपर के जो गोल्स है उसको आप इक्विटी में डाल सकते हो, बिकॉज चांसेस ऑफ मेकिंग एटलीस्ट 4-5% भी रिटर्न बिकम्स ऑलमोस्ट 90% द मिनट आप 5 साल का होराइजन लेते हो. सो थैंक यू फॉर दैट. नील, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आपने बहुत रिसेंटली HDFC संचय लाइफ के बारे में काफ़ी आप वोकल रहे हो, बिकॉज लॉट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स एंड बैंक्स बहुत बेच रहे हैं, बिकॉज बजट में भी नया रेगुलेशन आया कि 5 लाख के प्रीमियम के ऊपर 1 अप्रैल से जो भी पॉलिसीज होंगे, सारा प्रीमियम, सारा जो पैसा निकलेगा टैक्सेबल रहेगा अगर 5 लाख के ऊपर अगर आप प्रीमियम दे रहे हो तो एग्रीगेट में. तो ये जो HDFC संचय प्लस है, जस्ट फॉर आवर यूजर्स आई वुड लाइक टू से, ये एक प्लान, ये एक पॉलिसी है जहाँ पर HDFC एंड बाकी भी एक तो कंपनी शायद दे रहे हैं सिमिलर प्लान. वहाँ पर आप पैसा 5, 10, 15 साल तक देते हो, एंड फिर उसके बाद 15, 20, 25, 30 साल तक आपको वही पैसा वापस मिलते रहता है, एंड लास्ट में फिर से आपका पूरा कैपिटल मिलता है. तो नीडलेस टू से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में इसका रिटर्न खाली अराउंड 6.75, 6.75, बिटवीन 6.5 to 6.85 ब्रॉडली बैठता है. अभी आज के दुनिया में आपको लगता है कि ये एकदम अनटचेबल पॉलिसी है, एंड क्यों? एंड दूसरा है कि अगर टचेबल है तो किसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है? जी, तो पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, बाकी किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी नहीं चाहिए. उसमें बहुत सारी कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस और एजेंट कमीशन होते हैं जो आपको बताया नहीं जाता. फिर वहाँ पे आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है, और काफ़ी सारे लोग वो हर साल नहीं भर पाते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए अगले साल, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए. उस टाइम आपने अगर प्रीमियम ना भरा तो आप पर जिस तरह के चार्जेस लगते हैं, मतलब एक सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी नाम की चीज़ है, जहाँ अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको सरेंडर करना पड़ता है, उसमें बहुत बहुत चार्जेस लगते हैं. तो मैं अभी इस पॉलिसी पे आता हूँ कि क्या लगता है मुझे इस बारे में. तो अभी एक तो आपको सीधा सीधा बताया नहीं जाता कि इसका रिटर्न क्या है. आपको ऐसे मार्केट किया जाता है कि आप 1 लाख भरो या 5 लाख भरो, फिर 15 साल बाद आपको इतने लाख मिलेंगे, और आप सोचते हो कि अरे इतने लाख तो मतलब मैं तो अमीर बन जाऊंगा. ये कोई नहीं बताया कि ये इन्फ्लेशन के वजह से उस टाइम के 5 लाख और आज के 5 लाख में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो पहली बात तो आप अपने एजेंट से पूछो
कि इसका रिटर्न क्या है, और जब आप रिटर्न कह रहे हो तो साइंटिफिक इसका टर्म होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्या है उनको पूछो, और वो लिखित पूछो, उनको ओरली बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ओरली कुछ और बोल देंगे और बाद में कुछ और आएगा। आप उनको इंसिस्ट करो कि आप मुझे मेल पे, ऑफिशियल मेल पे ये भेज दो क्या है IRR, ठीक है। अगर 6.5 है तो ठीक है, लेकिन उनको भेजने दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एजेंट को आपको बताना चाहिए कि उनका कमीशन क्या है। आज के ज़माने में म्यूचुअल फंड का कमीशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। एक एक्सपेंस रेशो नाम की चीज़ होती है जिसमें सारे कमीशन आ जाते हैं, और वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे होता है। एम्फी मतलब जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है उसके वेबसाइट पे होता है, बहुत सारे पोर्टल्स पे होता है, वो बहुत पब्लिक फिगर है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एजेंट का कमीशन क्या है वो किसी को ठीक से बताया जाता ही नहीं है, तो फिर वो उनको पूछना चाहिए। तीसरी बात कही जाती है कि ये तो गारंटीड प्रोडक्ट है, कहाँ और आपको गारंटी मिलेगी। ये बात मैं मानता हूँ, ये इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट है टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स। ये जो फंड्स है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है। मतलब इसमें रिस्क तभी आ जाएगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बैंकरप्ट हो जाएगी, और अगर वो हुआ तो इंश्योरेंस पॉलिसी को भी बड़ा धक्का लगने वाला है। तो गारंटी नहीं है इस म्यूचुअल फंड में, लेकिन रिस्क बहुत ही कम है, और उसका जो रिटर्न है वो अभी 7.5% के आसपास है। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर लो, मतलब अगले 10-15 साल अब उसको होल्ड कर लो तब। फिर ये चीज़ आती है कि इंश्योरेंस बहुत ही रिजिड प्रोडक्ट है कि आपको स्पेसिफिक डेट्स पे प्रीमियम भरने पड़ते हैं, नहीं भरे तो पेनल्टीज भरो, और स्पेसिफिक डेट्स पे ही 15 साल बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में आप मन चाहो तब आप भर सकते हो, मन चाहो निकाल सकते हो। अगले साल नहीं भरना है तो मत भरो, आप सिप जो है वो कैंसिल कर सकते हो। इंश्योरेंस में कैंसिल करने का स्कोप है ही नहीं, आपको सरेंडर चार्जेस लेने। फिर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो हमने बात की। आई थिंक मैंने पॉइंट्स तो कवर तो किए हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें इस तरह की पॉलिसीज अवॉइड करने चाहिए। तो इसमें एक और बात बताइए, जैसे कुछ लोग इसको बेच रहे हैं ये बोल के कि इंटरेस्ट रेट अगर गिरता भी है फ्यूचर में, जैसे बाकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, या तो जैसे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है वो 3 साल के रहते, 3 साल के बाद आपको इंटरेस्ट रेट हो सकता है चेंज हो जाए। तो इसमें बोलते हैं कि आपको 20-30 साल तक या 40 साल तक आपको 6.7 6.8 में लॉक हो गया। ऑफकोर्स एक सेगमेंट ऑफ लोग हैं जो 10% करके बेच रहे हैं, उनका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आपने जो बोला सबसे पहले कि उनसे पूछना चाहिए कि उनका कमीशन कितना है, सेकेंडली क्लाइंट को कितना मिलेगा। बट अगर किसी को 6.8% लाइक लगता है कि इसमें मैं लॉक कर लूँ लाइक 20-30-40 साल के लिए, तो उनके लिए आपको लगता है कि ये पॉलिसी है ताकि वो अपने डिपेंडेंट्स के लिए छोड़ के जाए एक अश्योर्ड पर्पस? जी, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो एजम्पशन ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो किसी पीक पे आ गए और उसके बाद अभी कटने ही वाले हैं। ये एजम्पशन सही हो सकता है या ना भी सही हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पे बढ़ाने का सिलसिला अभी भी चालू है। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक ज़बरदस्त है, और जब अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तब हमारे RBI के पास भी कोई चॉइस नहीं रहता, उनको भी बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपने आज के इस ज़माने में 6.8 लॉक कर लिया या 6.5 लॉक कर लिया और इंटरेस्ट रेट्स हो गए 7, 7.5, 8, तो आप तो लॉक इन हो गए कम रेट में। तो ये रिस्क तो आप ले ही रहे हो, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर आप 15 साल के लिए पैसे लगा सकते हो तो क्यों ना SIP में लगा दें, क्यों ना आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दें, जहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हिस्टोरिकली अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इक्विटी का रिटर्न 12% के आसपास आता रहा है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन क्यों ना वो पोटेंशियल को यूज़ करे। मतलब मुझे लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों कोई बंदा अभी हार मान के बोल रहा है कि ठीक है मुझे 6.5% ही चलेगा अगले 15 साल तक। तो आपका बोलने का मतलब है कि मैंने फॉर एनी पर्सन आइदर मैंने जिसको 6.8 भी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप इक्विटी में SIP कर दो ताकि आपके रिटर्न बेटर हो। हाँ, और अगर इक्विटी SIP में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो है, जो PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको अच्छा लो रिस्क फिक्स्ड इनकम देगा। तो उसमें लाइक जब मैं भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या इन सारे फंड्स में उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि वो वापस से जब रिन्यू करने का बारी आता है तब वो पैसे कहीं यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो क्या कोई भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो 5% 10% भी अपने फैमिली के लिए एज अ 100% सिक्योर छोड़ना चाहे तभी भी ठीक नहीं है?
एंड आपने जो बोला उसके बदले उनको SIP और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का कॉम्बिनेशन करना है. इज दैट राइट अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट. Oh, ठीक ठीक है. Thank you. I think for all our viewers, I would like to say that HDFC Sanchay Plus has been sold very, very, very significantly, and some people are selling it, saying that 10% return hai. Some people are saying 8% return hai, but actually HDFC Sanchay Plus mein return is not more than 6.75. So one should be very careful. And as Neil said, a very, very good point that आज के टाइम का 1 lakh 15 साल बाद is not 1 lakh. It will be possibly less than even 30,000 rupees in terms of inflation if you see. So these things you should keep in mind before you look at exploring any kind of investment into insurance. Insurance खाली आप life security के लिए लीजिए through a term insurance, and investment को best is to keep separate. So thanks Neil, I think that is very helpful. Now coming to your infographics, आपने इतने सारे infographics किए, मैंने continuing with that, आपको like which are the top 2 or 3 infographics that you would say you bought and like are evergreen and it should be hung in every investor's bedrooms? ऐसा कुछ सीन है आप तो सोचते हो? एक तो डेफिनेटली मन में है. हम 31 दिसंबर को हर साल के एक इन्फोग्राफ रिलीज करते हैं जो सारे एसेट क्लासेस के रिटर्न्स बताता है हर साल, हर कैलेंडर ईयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. और ये आपको दिखाता है कि कैसे वो चेंज हो जाते हैं. मतलब किसी साल इक्विटी परफॉर्म करेगा, किसी साल डेट, किसी साल गोल्ड, किसी साल इंटरनेशनल इक्विटी. और इसमें से बड़ा लेसन ये है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए, क्योंकि ये रोटेट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. Yeah, I can hear you. या राइट, ठीक है. तो हाँ, एक्चुअली ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैं भी लाइक ट्विटर स्पेसेस और काफ़ी कुछ करते हैं, तो लोग वही बोलते हैं कि अभी 2 साल में रिटर्न बहुत अच्छा आया 2020 में, 2021 में, फिर अभी 2 साल से नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ. तो जो बेसिक थीसिस है इन्वेस्टमेंट का वही गलत है, क्योंकि इक्विटी तो 5 साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. तो दैट इज़ वन. एनीथिंग एल्स विच यू फील कि आफ्टर इन्फोग्राफिक are very interesting? We will try and put it along with this podcast, those infographics. वेल, दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि हमारी जो सीरीज़ है कि फंड मैनेजर्स कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए. इस साल वापस हम पूछना स्टार्ट करेंगे अप्रैल ऑनवर्ड से, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वहाँ से मिलेंगे. ओके, थैंक यू. ना अनिल, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में. जैसे आप बहुत नोबल एफर्ट कर रहे हो अबाउट एडुकेटिंग इन्वेस्टर्स. डू यू सी अ विजिबल चेंज जो क्वेश्चंस के क्वालिटी होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स दैट कम टू यू? डू यू सी दैट दीज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इम्प्रूविंग? माने ये जो इंफॉर्मेशन है, इज इट हेल्पिंग पीपल कि नहीं हेल्प हो रहा है? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है, मिंट की जो ऑडियंस है, वो ऑलरेडी एजुकेटेड है. काफ़ी लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं या फिर वो काफ़ी साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आते हैं. वो हमारी कैलकुलेशंस के ऊपर आएंगे कि आपने ये वाला फिगर कैसे निकाला या क्या फॉर्मूला यूज़ किया है. हमें बहुत ही रेयरली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है या इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है. उस ऑडियंस को मिंट तो इतना केटर हम नहीं कर पाते, करना चाहिए, लेकिन हमारी ऑडियंस काफ़ी इवॉल्व ऑलरेडी है. राइट. नाउ अनिल, व्हाट डू यू, अभी जैसे इंडस्ट्री काफ़ी डिवाइडेड है, हम गोल्डर में सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी है. वी नो द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई, बीइंग अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. सो एंड द फैक्ट इज कि इंडिया में खाली 1300 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, उसमें भी कॉर्पोरेट और भी कम हो गए, एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स तकरीबन 1.5 लाख. एंड तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर एक इंडिविजुअल को अपना पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करना है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो मच, तो उनको किसके पास जाना चाहिए? एंड ये जो RIAs है, ये और कैसे बढ़ सकते हैं? बिकॉज 1300 RIA इन अ कंट्री ऑफ आवर साइज इज नॉट इवन अ डेसिमल. तो आपका क्या व्यू है कि सेबी काफ़ी काम कर रही है लास्ट 2-3 महीने में. उन्होंने बहुत जन को पेनलाइज किया है, यूट्यूबर्स को पेनलाइज किया है. सो आई मीन सेबी इज श्योरली पेनलाइजिंग एंड पेनल्टीज लगा रहे हैं जो लोग एडवाइस ठीक नहीं दे रहे हैं या जानबूझ के बदमाशी करते हैं. बट अच्छे एडवाइस दो कि उनको कैसे
ज़्यादा माने अटेंशन मिलेगा? नहीं, आपका बिल्कुल सही कहना है। हमारी कंट्री इस बारे में क्राइसिस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि जैसे आपने कहा, बस 1300 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, वो भी कागज़ पे। एक्चुअल एक्टिव शायद उसके आधे ही हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो रूल्स में इतने सारे रिक्वायरमेंट रखे हुए हैं आपको एडवाइजरी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, कि बहुत ही कम लोग वो कंप्लाई कर पाते हैं और बन पाते हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो होता क्या है, लोग कहाँ से एडवाइस लेते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तो कहीं जाती नहीं है, तो लोग एडवाइस लेते हैं यूट्यूब पे, लोग एडवाइस लेते हैं कई पास वाले एजेंट से, या बैंक में जाते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर बैठते हैं, उनसे लेते हैं। ये सारे व्यक्ति एजेंट होते हैं। एजेंट और एडवाइजर में बहुत फ़र्क है। ऑफ कोर्स देर आर एजेंट्स, देर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एजेंट कैसे पैसे कमाता है, कमीशन लेके, और एडवाइजर कैसे कमाता है, वो फ़ी लेके, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप कमीशन लेते हो तब आपको प्रोडक्ट बेच के पैसे लेने हैं, जब आप फ़ी लेते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रोडक्ट बेचूँ या वो प्रोडक्ट बेचूँ, या कोई भी प्रोडक्ट बेचो, मतलब आप एडवाइस के लिए पैसे ले रहे हो। तो एडवाइजरी प्रोफेशन बढ़ाना ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी लोग तो अपने तौर पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस मैं यही कहूँगा कि जो भी रूल्स है उनको कंप्लाई करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फाइनेंस में हासिल करनी है, आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है, वो आप जितना हो सके उतना कर दीजिए। क्योंकि एक बार आप बन गए RIA, तब आप जेन्युइनली पब्लिक की सर्विस कर सकते हो, अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको लगता है कुछ म्यूचुअल फंड सही है, वैसा कुछ होना चाहिए? बिकॉज जैसे हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जैसे किसी को ₹1,00,000 डालना है तो वो हमें, आज तो हमारे पास डिस्काउंटेड प्लान्स है जहाँ पर हम 1,000 या 5,000 रुपये में एडवाइस करते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि एवरेज में आधा से पौना % उनको एनीवे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मिलता है। तो सेबी को थोड़ा सा, जैसे म्यूचुअल फंड्स का किया, वहाँ तो एम्फी था इसीलिए उन्होंने कर दिया बिकॉज दे हैड डीप पॉकेट, बट आपको लगता है सेबी का भी फ्यूचर में ऐसा कुछ करेगी? वेल, ऐसे तो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ गए हैं कि सेबी सोच रही है कि जो टोटल कमीशन रेशो है उसके अंडर फॉर एग्जांपल GST डाल दे, तो फिर वो कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी कम हो जाएगा, या फिर AMC वाइज कैप लगा दे। तो अभी क्या होता है कि AMC बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं क्योंकि स्कीम वाइज कैप है। तो अगर आपने नई छोटी वाली स्कीम लॉन्च कर दी तो आप ज़्यादा एक्सपेंस लगा सकते हो। तो ये प्रैक्टिस कर्व करने के लिए सेबी सोच रहा है कि आप AMC वाला कैप लगा दो। तो ये सारे अच्छे मूव्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने इस पे एक्चुअली एक स्टडी की थी कि कितने ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान्स है जो 2% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, एंड हमने एक लिस्ट निकाली थी कि हर AMC पे इतने इतने प्लान्स है जो 2% की ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको इक्विटी में लॉन्ग टर्म में 12% मिल रहा है तो 2% का एक्सपेंस भरना ये आपके लिए समझदारी की बात नहीं है। आप अपना खुद का रिटर्न सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपकी वेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हो। आपको अच्छे लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स भी मिलेंगे जिसमें 1% हो सकता है, या फिर इंडेक्स फंड्स मिलेंगे जहाँ पे और भी कम एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि 1% या 1.5% आप मत देखो अच्छे एडवाइस के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारा ये मानना है कि इंडेक्स फंड होना चाहिए, बिकॉज आज माने आप हिस्ट्री में देख के बता सकते हैं ये फंड बेस्ट था। कि हमने भी काफ़ी रिसर्च किया, जो फंड पहले अच्छा होता है अभी नहीं होता। जैसे मेरे 3 साल पहले सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था, बट अभी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं है। तो आपका इंडेक्स फंड्स पे क्या विचार है? बिकॉज अभी लास्ट 1.5 ईयर से काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चा है। जी। तो एक S&P डाउ जोन्स करके रिसर्च बॉडी है जो S&P 500 वगैरह वो जो इंडिसेस चलाते हैं, उन्हीं का एक आर्म है। और वो हर साल 5-10 साल से ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि कितने एक्टिव फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। एंड हर साल ये देखा जा रहा है कि 50% से कम एक्टिव फंड्स बीट कर रहे हैं। तो ये सारे कैटेगरीज में वही नंबर नहीं है। जो लार्ज कैप कैटेगरी है वहाँ पे बहुत ही कम एक्टिव फंड्स बीट कर पा रहे। लास्ट टाइम अगर मुझे ठीक से याद है तो 80% नहीं कर पा रहे इंडेक्स को बीट। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में जाए तो वो नंबर ज़्यादा है, एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस बेहतर है। तो अभी के लिए आप मिड एंड स्मॉल में एक्टिव फंड्स रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-2.5% का एक फंड रख लो। आप कोई रीजनेबली प्राइस्ड आपको फंड मिलेगा वो उसमें डाल दो आप। एंड जो लार्ज कैप कैटेगरी है वहाँ पे आप इंडेक्स फंड में ज़रूर डाल सकते हो, वहाँ पे आप नो कॉस्ट ही मिलेगा और एक्टिव फंड्स को बीट भी कर पाओगे।
अनिल, अभी लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि एफआई में बहुत बहुत पैसे निकाले हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर ने उसको पोषण किया. आपको क्या लगता है कि ये सस्टेनेबल ट्रेंड है गोइंग फॉरवर्ड, कि दिस इज समथिंग विच इज कभी कोई बड़ा झटका आएगा तो उसके कारण ये डबल एज स्वॉर्ड भी बन सकता है? जब ये पैसे जाएंगे वापस तो थिंग्स कैन बिकम वेरी वेरी बैड. एंड अभी हमने देखा है कि ये सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम जो हुआ है यूएस में. एंड तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं अभी जो लास्ट 3 साल में आए हैं, इनको ये लंबा इन्होंने कभी भी फॉल देखा नहीं. आई डोंट थिंक इन्होंने 20% के ऊपर का फॉल देखा है, और जो भी फॉल देखा है तुरंत मार्केट बढ़ जाता है वापस. तो लॉन्ग डिप्रेस्ड मार्केट तो उन्होंने देखा ही नहीं है. तो इस पे क्या व्यूज़ है आपके? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है. पिछले 1-2 साल में जो इन्वेस्टर्स आए हैं पैंडेमिक के बाद, इन्होंने कभी बड़ा फॉल या फिर लंबा फॉल देखा ही नहीं है. हमने एक स्टडी की थी कि इंडियन मार्केट में जब स्टैग्नेंट मार्केट आया तब क्या लेंथ होती है उस टाइप के मार्केट की. तो अगर आप 1990s में जाके देखें तो 5 साल 94 to 99 मार्केट स्टैग्नेंट था, वो पिछले पीक को क्रॉस नहीं कर पाया. अभी का जो स्टैग्नेंसी आया है, अगर हम अक्टूबर 2021 का देखें तो मेरे हिसाब से कुछ 15-16 महीने का होता है, तो एवरेज के हिसाब से बहुत ही कम होता है. तो ये रिस्क डेफिनेटली है कि जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, अगर उनका पेशेंस लूज़ हो गया तो वो निकल भी सकते हैं. मैं एक दूसरी चीज़ कहूँगा इसमें, तो ये ठीक है हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट गिर जाएगा. दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंटर जिन्होंने किया है, एंड बाय द वे ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि हमारा मार्केट हमारी इकॉनमी खुद के कैपिटल पे खड़ी होनी चाहिए, ना कि फॉरेन कैपिटल पे. तो ये जो सपोर्ट मिल रहा है डोमेस्टिक कैपिटल से, ये बहुत ही बढ़िया बात है. लेकिन जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो बस डोमेस्टिक मार्केट में ही जा रहा है, और अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ग्लोबल मार्केट्स में जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडिया कल परफॉर्म ना करे तो उनके पोर्टफोलियो में यूएस के भी अगर स्टॉक्स हैं तो वो कर पाएंगे परफॉर्म. तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि म्यूचुअल फंड की एक आरबीआई की लिमिट है, वो हिट हो गई है एक्टिव फंड्स के लिए, और जो पैसिव फंड्स है वो जल्दी हिट हो जाएगी कुछ महीनों में मेरे हिसाब से. तो फिर उनके पास बस इंडियन मार्केट में ही डालने का एक ही चारा रहेगा, और ये हेल्दी सिचुएशन नहीं है उनके लिए. Right. So thank you for this. I think this is very helpful. नील, अभी आपके खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं, क्योंकि आपने बाकी सबसे तो पूछा है, बट आपका इन्वेस्टमेंट शायद उतना पब्लिक फोरम में नहीं है. तो 2-3 क्वेश्चन. आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था, आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक, एंड आपका वर्स्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक, एंड देन वी विल कम टू योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट. तो पहला इन्वेस्टमेंट अब तो हंस जाएंगे, मतलब इसका कोई मीम बनाएगा. मेरा आईटीसी में स्टॉक में था, और उस टाइम वो बहुत बड़ा था. मुझे लगा कि मैं जीनियस हूँ, मैंने बस हज़ारों स्टॉक में से एक चुन लिया और वो ज़बरदस्त बड़ा. और मैं तो अभी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे बस वो अमाउंट, मुझे वो रैली याद है. हाँ, बिट मोर देन 5 आई थिंक. और फिर वो गिरा, बहुत ही छोटा पीरियड था वो रैली और गिरना, मतलब मेरे लिए वो बड़ा था, लेकिन मार्केट के हिसाब से वो की बड़ी मूवमेंट नहीं थी. तो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. अगर मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो मैं गोल्ड में कुछ हद तक मेरा पोर्टफोलियो डालता हूँ, गोल्ड ईटीएफ में, और वहाँ पे मैं कुछ मैक्रो फंडामेंटल्स देख के डालता हूँ कि रुपये की मूवमेंट कैसे रही है, क्योंकि जब रुपये वीकन होता है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर में ट्रेड किया जाता है, डिनोमिनेट किया जाता है. तो जब 2018 आया था और काफ़ी सालों तक गोल्ड ने कोई रिटर्न दिया नहीं था, तब मैंने उस टाइम सही टाइमिंग पे गोल्ड पे इन्वेस्ट किया. मेरा शायद वो बायस ही रहा है गोल्ड की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे गवर्नमेंट्स पैसे प्रिंट करते जाते हैं, और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए पोर्टफोलियो में जो उस इन्फ्लेशन से बच पाए, और गोल्ड वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है. तो मेरा एक काइंड ऑफ प्रो गोल्ड बायस होता है. कितना तो परसेंट नील आप गोल्ड करते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड में? अभी तो 15% ही है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन वो जो मैंने टाइमिंग मैं सक्सेसफुली कर पाया वो मुझे अभी तक याद है. वो अच्छा हो गया. हाँ, एंड कौन सा व्हीकल आप सजेस्ट करोगे? बिकॉज अभी एसडीबीज है, गोल्ड फंड्स है, डिजिटल गोल्ड है, ईपीएफ है, तो हम तो लाइक एसडीबी सजेस्ट करते हैं हमारे सब यूजर्स को. आपके व्यू में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है टू, और आप क्या खुद करते हो? जी, तो एक्चुअली एसजीपी ही बेस्ट है, बिकॉज एसजीपी पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड का रिटर्न भी मिलता है. बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉक इन होता है 8 साल का, तो पेशेंस रहना चाहिए.
मैं खुद अनफॉर्चुनेटली इतना पेशेंट आदमी नहीं हूँ, और क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड बहुत स्मूथ व्हीकल लगता है, मुझे ETF से बहुत कंफर्ट है, तो इसलिए मैं गोल्ड ETF एंड गोल्ड सेविंग्स फंड्स ये बट दो माध्यम से एचडीबी में अगर आप एक्सचेंज में बेच सकते हो, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी थोड़ा कम है, बट आपके पास अच्छा हाँ, फाइनेंशियल लिक्विडिटी एडवाइजर हो कम, तो आप एक्सचेंज पे भी बेच बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। अभी आपका नील कैसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है, लाइक इक्विटी डेट में कितना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जनरली आप यूज करते हो? तो मैं, हाँ, तो मेरा रफली 50% इक्विटी में है, इक्विटी फंड्स में है, 35 डेट एंड 15 जो है वो गोल्ड में है। मेरे एज के हिसाब से एक्चुअली ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए इक्विटी में, लेकिन मैं आज के वैल्यूएशंस को थोड़ा स्ट्रेच्ड मानता हूँ, मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए ये मेरा एलोकेशन है। एंड ये जो डेट है, आज के दिन में डेट पे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट मैं जो देखता हूँ, मेरा ये पर्सनल मानना है कि डेट इक्विटी से ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज डेट में क्या है कि या तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड आप ज़्यादा टाइम भी रहोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी डूब गया तो डूब गया, इक्विटी में आप टाइम दोगे, रिवर्सिव फायदा तो मिलेगा। तो डेट में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आपने बोला, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? एक्चुअली मैं टारगेट मैच्योरिटी फंड के थ्रू नहीं इन्वेस्ट करता, और उसका रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर फंड है, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद है। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स उन लोगों के लिए जिनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए विथ वेरी लो रिस्क। मैं रिस्क लेने को थोड़ा तैयार हूँ, थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ डेट में। ये जो पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वो अपना लगभग 15% रीट्स में इन्वेस्ट करता है, और उससे थोड़ा सा उसको किकर मिलता है, वो यील्ड का किकर मिलता है, और कुछ हद तक वो 10 से 15% शायद वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, जो ज़्यादा उसके प्राइसेस हिलते नहीं लेकिन डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, ये भी उसको एक किकर देता है। और बाकी का जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, वो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा यील्ड देता है, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आया। नाउ अनिल, आप अपने, एक चीज़ मैं जो देखता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग पे, लोग अपने फैमिली सिक्योरिटी का नहीं ख्याल रखते। तो आप अपना फैमिली सिक्योरिटी का कैसे लाइक इंश्योर करते हैं कि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, फैमिली इज सिक, एंड आपके लाइफ में भी अगर कुछ सडन कुछ इवेंट हो जाए, आपको वेर यू नीड मनी और एनी डे फंड, ये दो चीज़ आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ तक? जी, तो थैंकफुली मैं काफ़ी लकी पोजीशन में हूँ कि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। मेरी कोई वाइफ या बच्चे नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो है वो रिटायर्ड है, लेकिन उनके खुद की सेविंग्स है, तो मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन बिल्कुल जिन लोगों की फैमिलीज़ है और जो डिपेंडेंट है, सोचना बिल्कुल चाहिए। नाउ अनिल, आपके वास्ट एक्सपीरियंस में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स है जो आप सजेस्ट करते हो, जैसे थिंग्स टू कम्प्लीटली अवॉइड प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने इंश्योरेंस बोला, ऐसे क्या बेसिक फंडामेंटल रूल्स है विच यू विल एडवाइस कि ये एकदम नहीं करना चाहिए और ये एकदम करना चाहिए, कुछ बेसिक? बिल्कुल। तो इन टर्म्स ऑफ थिंग्स टू अवॉइड, तो नंबर 1, इंश्योरेंस पॉलिसीज अदर देन टर्म इंश्योरेंस। और अगर आपके पास कोई एजेंट आए तो प्लीज़ उसको पहले आप उनका क्या कमीशन है वो पूछो। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी का जो वेव आया था, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनका बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप मत फंसो। तीसरा, मैं कहूँगा कि कोई भी एक्जॉटिक इन्वेस्टमेंट, और ये आते रहेंगी, पहले रियल एस्टेट फंड्स थे, अब फ्रैक्शनल रियल एस्टेट आ गया है, लीज डिस्काउंटिंग नाम की कोई चीज़ होती है, फिर स्टार्टअप्स के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे एक्जॉटिक इन्वेस्टमेंट्स आप मत करो, आप सिंपल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो और आराम से रात को सो जाओ। ओके। हाँ, मैंने तो अपने लाइफ में मूवी फंड्स भी देखे हैं जो हिंदी हाँ, मूवीज में लगाते थे, एंड आई मूवी थिंक पैसे प्लांटेशन क्या 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 नहीं आर्ट था। फंड भी आए। हाँ आर्ट फंड, हाँ, ओशियन आर्ट फंड, वो तो बहुत ही बड़ा ब्लो अप हुआ था। हाँ, तो पैसे वापस आए नहीं कभी इन्वेस्टर के। सो थैंक यू नील, आई मीन वी विल मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर दिस थिंग, जहाँ हम आपसे आपके बेस्ट अलग अलग चीज़ पूछेंगे आपको। जैसे व्हाई डोंट वी स्टार्ट अप विद योर मेरा बेस्ट फंड कॉफी मैनेजर? हैम्पर आप भेजोगे ना? सॉरी? आप कॉफी हैम्पर तो भेजोगे ना? हाँ, 100%। सो वील स्टार्ट विद द बेस्ट फंड मैनेजर। आपका बेस्ट फंड मैनेजर कौन है, लाइक डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन पर्सन इफ यू हैव टू पिक? ओके, तो क्योंकि मैं पराग पारिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, इक्विटी में और डेट में दोनों, तो मैं कहूँगा कि
राजीव ठक्कर। डिस्क्लेमर ये है कि वो मेरा पर्सनल फंड मैनेजमेंट है, मैं मिंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ इस सवाल में, और आपको खुद अपने रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा एक्सपर्ट आना चाहिए। If you have any best wealth manager in mind, माने कोई है कि कोई नहीं है? मैं बस यही कहूँगा कि मुझे RIAs पसंद है क्योंकि उनका मॉडल मुझे पसंद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मोस्ट RIAs वो वेरी गुड जॉब। Best media house, if you want to answer that. तो फाइनेंशियल डोमेन में मैं बिल्कुल कहूँगा कि मिंट इज़ द टॉप, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ स्टोरीज करते हैं, हम बस ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करते। हाँ, that I also agree, मैं भी देखा हूँ। And best investment destination apart from India? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशंस को ना देखें तो US हैंड्स डाउन विन कर जाता है, बिकॉज उनके पास ये सारी इनोवेटिव कंपनीज हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली US का वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अभी शायद इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे चाइना, ब्राज़ील वो। एंड इसमें भी आप लाइक US में आप टेक सजेस्ट करते हो कि नॉन टेक, लाइक डाउ जोन्स और नैस्डैक? US में S&P 500 इज़ अ ग्रेट वे ऑफ जस्ट हैविंग अ ब्रॉड बेस्ड बेट। हाँ, नैस्डैक थोड़ा टेक फोकस हो जाता है। राइट। Now coming to little of your lastly your personal thing, what is your best song, best movie, best music band, book, blog, podcast? ओके तो मैं पॉडकास्ट से स्टार्ट करता हूँ। मैं 2-3 पॉडकास्ट काफ़ी रेगुलरली सुनता हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छा वॉकिंग ट्रैक है, अगर किसी को पुणे पता है तो वो प्रभात रोड से स्टार्ट होता है। आई लिसन टू BBC का वर्ल्ड बिजनेस रिपोर्ट जो डेली पॉडकास्ट है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का द डेली करके एक है, फिर बैरन्स एक फाइनेंस मैगजीन है, उनका हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आता है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो हाँ, और वॉल स्ट्रीट जर्नल का द जर्नल करके भी है, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। And you know, best book would be fiction, non-fiction, कुछ भी? तो फिक्शन में मैं आइजैक एसिमोव के काफ़ी सारे बुक्स पसंद करता हूँ। वो एक साइंस फिक्शन ऑथर है, तो और उनके फॉर एग्जांपल आई रोबोट करके है, केव्स ऑफ स्टील, बहुत ही अच्छे बुक्स है। And business books में any specific thing which must read for all investors? तो अगर आप बिगिनर हो तो मोनिका हलन, जो मेरी प्रीडिसेसर थी मिंट में, जो पर्सनल फाइनेंस की एडिटर थी, उनका बुक है लेट्स टॉक मनी, वो डेफिनेटली पढ़िए। अगर आप एडवांस थोड़ा हो तो काफ़ी सारे हैं, लायर्स पोकर और या फिर ऐसे ही कुछ काफ़ी सारे हैं। Sure. Best blog नील, अगर आप blog पढ़ते हो, जैसे मॉडर्न हाउस का जो ब्लॉग है, कोलैबोरेटिव फंड, काफ़ी अभी वेल नोन हो गया है, something like नहीं, that. मैं एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाँ, ज़्यादा but पढ़ता हूँ। so- तो अरुण कुमार जो है फंड्स इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च, उनका एक 80-20 हाँ इन्वेस्टर करके है, काफ़ी अच्छा। वेल मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। मैं यूजुअली सीरियस टाइप की मूवीज़ देखता हूँ, तो एक्चुअली 2 फाइनेंशियल मूवीज़ आई कैन रिकमेंड। एक तो मार्जिन कॉल जो 2008 क्राइसिस के बारे में है, दूसरी और भी एक आई थिंक 2008 क्राइसिस के बारे में, इफ़ यू कैन रिमेंबर विवेक, बिग शॉट। हाँ, बिग शॉट थी, दैट्स राइट। Right. So, yeah, thank you, Neil. I think like it was very, very good and enlightening to hear about Thank your you, Vivek. life, Pleasure आपने क्या being क्या here. किया है, and आपके views. You know, one very refreshing thing about my discussion with you is कि आप diplomatic नहीं थे, आप काफ़ी to the point और blunt थे about your views, which is something which is very refreshing to see. क्योंकि लोग generally topics को evade कर देते हैं कि the best fund house या even इंश्योरेंस में लेना चाहिए कि नहीं. So that was very, very helpful, and I'm sure that is the reason for your super success that you got. So my best wishes you. with you, and may you continue to do the great work that you guys are doing with the infographics, and may that tribe, you know, become bigger and bigger. So thank you so much, Neil, for being part of this podcast. Thank you, Vivek. It's a pleasure being here. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.